कंप्यूटर की डेफिनेशन। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर, हमने क्या बताया, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच इज मेड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड यूज फॉर ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग। और एक चीज और हमने इसमें ऐड करा दी थी, विथ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। सबका मतलब समझा दिया था। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक ही मशीन पर जब आप एक साथ बहुत सारे काम करें, मल्टी प्रोग्रामिंग। जब बहुत सारे यूजर एक साथ एक सिंगल मशीन से जुड़े हों लेकिन सबकी मशीनें अलग अलग हों, सर्वर की जब बात करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग। ऑटोमेटिक का मतलब क्या था कि आपको सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देना, उसके बाद उस काम को ऑटोमेटिकली वो कैरी ऑन करेगा, दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्या होता है ये भी समझा दिया था हमने। कि हार्डवेयर कोई भी फिजिकल यूनिट जिससे हम टच कर सकते हैं, जिससे हम इंटरेक्शन करते हैं, हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर वो होगा जो प्रोग्राम होते हैं जो कि प्रोसेस करने का काम करेंगे, सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर केवल इलेक्ट्रॉनिक वे में काम करेगा, मतलब जब तक लाइट है, पावर है, तब तक काम होगा, उसके बाद काम नहीं होगा। देन डेटा प्रोसेसिंग का एक हमने सीक्वेंस समझाया था, पहले क्या होगा, इनपुट, देन प्रोसेस, देन आउटपुट। ठीक है, इस सीक्वेंस को याद रखना है। डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या समझाया था हमने कि वॉट एवर टू बी इनपुटेड इनसाइड द कंप्यूटर, जो भी हम दे रहे हैं वो सबका सब डेटा है, और जो भी हमें मिल रहा है वो सब क्या है, इन्फॉर्मेशन है। आउटपुट को इन्फॉर्मेशन कहते हैं, इनपुट को डेटा कहते हैं, बीच का जो प्रोसेस है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। तो डेटा क्या हो सकता है भाई, कैरेक्टर डेटा हो सकता है, लेकिन उससे एक टेक्स्ट या स्ट्रिंग बन गया, उसे हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन। डिजिट डेटा हो सकता है, लेकिन उससे एक नंबर बन गया, किसी की एज बन गया, किसी का मोबाइल नंबर बन गया, हाउस नंबर बन गया, ये सब क्या बन गया, इन्फॉर्मेशन। देन उसी तरह से स्केच है, ड्राइंग है, कलर, इनसे मिलकर कोई ग्राफिक्स इमेज बन गई, तो ये क्या बन गया, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग समझा दिया था, आगे बढ़ते हैं, आज उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। आप एक चीज़ और, आप लोगों का जो एक ग्रुप मैडम शायद बनाया होगा, नहीं बनाया होगा तो आप लोग ऐड करवा लीजिएगा अपने आप को। तो ये जो सॉफ्ट कॉपी है प्लीज़ ये मैं शेयर कर दिया करूँ ग्रुप में, तो उससे रहेगा, जिसे कभी टाइम लगा नहीं लग पाए तो अपना आपके पास रहेगी। ओके, चलिए आज का जो टॉपिक है शुरू करेंगे, कंपोनेंट्स, या पहले देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन मतलब उसके कार्य क्या क्या हैं, फंक्शन, या इसे हम बोलेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, बस एक ओवरव्यू समझा देते हैं भाई। एप्लीकेशन मतलब वर्क एरिया, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है भाई। तो कंप्यूटर का एप्लीकेशन फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है भाई, हम पढ़ा रहे हैं आपको, कंप्यूटर पढ़ा रहे हो, कंप्यूटर से ही पढ़ा रहे हैं, तो ट्रेनिंग में तो यूज हो रहा है। फॉर रिसर्च, रिसर्च एरिया, इन रिसर्च एरिया बोल सकते हैं। इन डिजाइनिंग, अब डिजाइनिंग में बहुत सारे फील्ड आ जाते हैं। डिजाइनिंग देखिए, अगर कोई आर्किटेक्ट है, हाउस डिजाइन है, फैशन डिजाइनिंग है, सब कुछ कंप्यूटर से हो रहा है। एंटरटेनमेंट, मूवीज से लेकर गेम प्लेयर से लेकर जितना भी हम देख रहे हैं, ऑडियो वीडियो चलाना, ये सब कंप्यूटर से हम कर सकते हैं काम। तो इंटरटेनमेंट पे भी यूज है। इन प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट, इन ऑनलाइन वर्क लाइक रिजर्वेशन, बिल पेमेंट, एग्जामिनेशन, एक्सेट्रा। जितना भी ऑनलाइन वर्क हो रहा है उस पर भी कंप्यूटर का उपयोग है। एंड इन कम्युनिकेशन, इन कैलकुलेशन, इन अकाउंटिंग, इन डेटा एनालिसिस एंड सो ऑन। अब तो मेडिकल, मेडिकल में भी यूज है भाई। मेडिकल, हॉस्पिटल, रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इवन डे टू डे लाइफ, सब जगह कंप्यूटर का उपयोग है। तो ये कुछ वर्क एरिया है, बस आपको समझने के लिए, थ्योरी में अगर आपको एग्जाम में आता है तो बस कंप्यूटर का डेफिनेशन आया तो ये सब आपने लिख दिया। इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना है, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की विशेषताएं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में दोनों चीजें आती हैं भाई, इसके लाभ और इसकी हानियां, नुकसान भी। तो एडवांटेज एंड लिमिटेशन। देखिए डिसएडवांटेज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे लिमिटेशन। हानि तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन लिमिटेशन सबकी होती है अपने डिवाइस की। अगर एक डिवाइस की लिमिटेशन नहीं होगी तो अच्छी डिवाइस नहीं आएगी। तो हर की अपनी लिमिटेशन होते हैं, कंप्यूटर में भी कुछ अच्छाइयाँ, कुछ कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशन। तो पहले हम एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेजेस क्या है भाई कंप्यूटर के, कोई अपने अपने राय दो भाई। लाभ क्या क्या है? ये तो खैर एप्लीकेशन बना दिया है, ये लाभ में नहीं गिनेंगे हम ये इसके एप्लीकेशन है। लाभ इसका क्या कहलाएगा, जो छिपी छिपी हुई विशेषताएं हैं। सपोज कीजिए स्पीड। पहले पहला इसका एडवांटेज, पहली विशेषता, पहली खास बात क्या है भाई? स्पीड, गति। गति, ठीक है, स्पीड। दूसरा कहेंगे आप एक्यूरेसी, शुद्धता। ठीक है, पॉइंट नोट करते जाएंगे, डिस्क्रिप्शन नोट मैं समझाऊंगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो उसको मेमोराइज करिए बस। तो एडवांटेज क्या रहेगा? स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंसी। डिलीजेंसी का मतलब होता है लगातार कार्य करने की क्षमता। ठीक है, डिलीजेंस मतलब होता है लगातार काम करने की क्षमता, या उसे बोलते हैं कर्मठता। आप मोबाइल देखते हैं, आप सभी लोग लगभग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल सिस्टम में कभी आप उसे बंद करके रखते हैं, चलो मोबाइल गर्म हो गया इसको बंद करते 4-6 घंटे बाद चालू करेंगे? नहीं, कंटिन्यू चलाते हैं। दिस इज इंटेलिजेंसी, लगातार काम कर सकता है। एटीएम मशीनें लगातार काम करती हैं। सर्वर है, रात को आधी रात गूगल का काम पड़ गया, एसबीआई के ऑनलाइन सर्वर पर, फोन पे का काम पड़ गया, कुछ नहीं बंद है, सब कुछ चल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंसी। वर्सैलिटी। वर्सैलिटी का मतलब होता है सार्वभौमिकता। यूनिवर्सिटी, सार्वभौमिकता, या फिर क्या यूनिवर्सल भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल मशीन। अब यूनिवर्सल मशीन है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप संगीत को उठा लें तो एक एरिया में होता है भाई, ये चीज़ है यहीं पे फेमस है। कोई नृत्य तो पर्टिकुलर वहीं का, आसाम का, उड़ीसा का, यहीं चलेगा। अगर आप कोई राइटिंग की कला भी जानते हैं, कोई लैंग्वेज, उसको भी एक एरिया पर है। लेकिन सिस्टम एक ऐसा है, कंप्यूटर एक ऐसा है जो यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में चलता है एक ही तरह से। अगर हमें एमएस ऑफिस आगे चलाना, तो हम दुनिया के किसी कोने पे जाएंगे, हमको वैसे ही काम करना पड़ेगा, हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल मशीन। मतलब अलग अलग क्षेत्रों पे, अलग अलग देशों पर यूज हो सकती है, सभी क्षेत्रों पे यूज होती है। तो स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंसी, यूनिवर्सल मशीन। मेमोरी। मेमोरी मतलब संग्रहण क्षमता। आपको अपने आप पे भरोसा नहीं रहता, कोई बोलेगा अपना मोबाइल नंबर बताओ भाई, या किसी का नंबर लिया तो आप तुरंत उसको सेव करते हैं। कहीं ना कहीं कंप्यूटर की मेमोरी में डालने से क्या फायदा है कि डाटा विल बी सेव परमानेंटली, जब जरूरत होगी हमें निकाल के देगा। और खास बात ये होती है मेमोरी इसकी एक्सपेंडेबल होती है। आपको लगता है भाई 8 GB 10 GB का काम नहीं हो रहा, तो 1000 GB कर दिया, एक्सपेंडेबल है, प्लस परमानेंट है, और सेव रहती है, जरूरत पड़ने पर उसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो ठीक है, मेमोरी मतलब संग्रहण क्षमता, सबको एक एक करके एक्सप्लेन भी करूंगा मैं। तो स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंसी, वर्सैलिटी, या फिर यूनिवर्सल मशीन, देन मेमोरी, देन ऑटोमेटिक की विशेषताएं हैं। ऑटोमेटिक एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। ऊपर हमने जो लिखी थी विशेषताएं डेफिनेशन पे, उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे आपको, इसकी एडवांटेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंसी, यूनिवर्सल मशीन, मेमोरी, ऑटोमेटिक एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। सभी का मतलब समझ आ रहा है, लेकिन अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकल हमें पढ़नी पड़ेंगी। स्पीड, अब देखिए स्पीड होती है सिस्टम की, लेकिन स्पीड अब इसको ऐसे तो नहीं माप सकते इतने किलोमीटर पर घंटे से चल रहा है। यहाँ पे क्या मापते हैं हम, कितने इंस्ट्रक्शन 1 मिनट में परफॉर्म कर सकता है, दिस इज द स्पीड। तो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एम आई पी एस, बी आई पी एस, बिप्स, बी पी एस, एम बी पी एस, इसमें क्या होती है इनकी स्पीड होती है, कितने बाइट पर सेकेंड। अगर इंटरनेट की स्पीड हो रही है तो हम कैलकुलेट करेंगे भाई कितने स्पीड से डेटा चल रहा है। तो इसकी जो स्पीड है, इसके यूनिट्स क्या क्या समझिए।
यूनिट्स हैं मिनी सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड पिको सेकेंड। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड पिको सेकेंड, ये यूनिट्स याद रखनी है। 1 मिली सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा, 100th पार्ट ऑफ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा, उसे हम क्या कहेंगे, मिली सेकेंड। बट उसे टेक्निकली लिखना हुआ तो मैं लिखूंगा 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड, 10⁻³ ये याद रखेंगे। 10⁻³ मतलब 10/1000, 10⁻³ सेकेंड, दिस इज द यूनिट्स। ये आपको याद रखनी है, ये आपको एग्जाम वगैरह पे पूछा जा सकता है। 1 मिली सेकेंड की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होती है, तो सेकेंड में अगर हम निकालेंगे तो 1 मिली सेकेंड इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड। अब ये -3 का पावर यही इसी तरह से मल्टीपल में बढ़ता जाएगा। अगर हम यहाँ लिखें 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल टू, तो माइक्रो सेकेंड को आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल एम, कैपिटल एम लिख दिया तो माइक्रो सेकेंड हो गया, स्मॉल एम लिखा तो मिली सेकेंड हो गया। ये हो जाएगा 10⁻⁻6, 3 to the 6। इसी तरह से आप बढ़ाते जाइए। 1 नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 की जगह पर क्या आ जाएगा भाई, 9। एंड 1 पिको सेकेंड, 1 पिको सेकेंड पी एस इक्वल टू 10⁻12 सेकेंड। ये यूनिट आप दिमाग में याद कर लीजिए आज के आज। तो 1 मिली सेकेंड कितना होगा भाई, 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, देन नैनो 10⁻⁻9 एंड पिको 10⁻⁻12 सेकेंड। अब ये तो मैंने यूनिट जो काम की थी वो लिखा दी। अब एग्जाम में क्या लिखना भाई, कंप्यूटर बहुत स्पीड से काम करता है, कोई गणना पलक झपकते ही कर देता, हम क्लिक करते हैं कितनी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं फटाफट कंप्लीट कर देता है, कोई हमें मैसेज भेजना होता है तो तुरंत पहुंच जाता है, दुनिया भर का लिख देना। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज़ ये हमें यूनिट दिखानी है, इससे पता चलता है कि हमें ये चीज़ें आ रही हैं। बाकी थ्योरी पे आप क्या लिखते हैं कोई नहीं पढ़ता एग्जाम में भी। तो मेन चीज़ है टॉप में जो लिखना है डिस्क्रिप्शन वो काम का होना चाहिए, बाकी कॉपियाँ तो भरनी सबको आती है। ठीक है, स्पीड हुआ। देन एक्यूरेसी का मतलब है शुद्धता। कंप्यूटर में हम कोई भी काम करें, गलतियां कंप्यूटर से नहीं होती, गलती इंसानों से होती है। ठीक है, अगर हो सकता है कंप्यूटर में गलत डेटा आ गया, लेकिन क्यों आया होगा, क्योंकि हमने या तो गलत इंस्ट्रक्शन दिया होगा या हमने गलत डेटा फीड किया होगा। अगर हमें किसी को 500 रुपये भेजने थे और 5000 चले गए तो हमारी गलती होगी, हमने गलती से गलत टाइप कर दिया। उसी तरह से अगर हम टाइप कर रहे हैं गलत हो रहा तो मेरी गलती है। तो कंप्यूटर खुद से कोई मिस्टेक नहीं करता है, मिस्टेक किसके कारण हो सकती है, यूजर के कारण हो सकती है जो उसे चला रहा है। ठीक है, बिकॉज कंप्यूटर इज अ मशीन, कोई भी गाड़ी खुद से एक्सीडेंट नहीं करती, चलाने वाली गलती होती। हाँ, कई बार ऐसा होता है एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शंस ऐसे हैं भाई, चलते चलते लाइट गोल हो गई, मैंने पासवर्ड एटीएम में पासवर्ड डाला, पैसे निकालने वाले थे, वो हैंग हो गया मशीन, उसे एक्सेप्शन कहते हैं। मतलब इन्वायरमेंट के कारण कोई दिक्कत हो गई, हम जा रहे थे सब कुछ सही था, गड्ढा पड़ा, पैर फिसला, गाड़ी गिर गई, तो गड्ढा क्या था, एक्सेप्शन था। तो एक्सेप्शंस वगैरह हो सकते हैं लेकिन उसमें मशीन की कोई गलती नहीं होती। ठीक है, एक्यूरेसी। देन डेलीजेंसी का मतलब क्या समझाया, कर्मठता, लगातार काम करने की क्षमता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, शुद्धता। डेलीजेंसी मतलब लगातार काम करने की क्षमता। यूनिवर्सल मशीन मतलब विश्व के हर एक कोने पे यूज होने वाली मशीन, यूनिवर्सल। देन मेमोरी पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिस पे लिखना जरूरी है उन पे लिख रहे हैं, शॉर्ट में अभी लिख रहे हैं, बाद में इनका डिस्क्रिप्शन। मेमोरी का पूरा चैप्टर है, आपको कोर्स में पूरा कवर करेंगे कौन कौन सा मेमोरी होता है, किस तरह से होती है। अभी की जानकारी के लिए लिख लेते हैं कि कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है। कितने टाइप की, 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, और वो मेमोरी कहलाएंगी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में अभी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, सिर्फ 2 एग्जांपल लिख लीजिए, रैम एंड रोम। एंड सेकेंडरी में लिख लीजिए हार्ड डिस्क
फ्लॉपी डिस्क या पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी एटसेट्रा। अभी केवल एग्जांपल लिख दीजिए, बाद में एक्सप्लेन करेंगे इनके क्या वर्क होता है। रैम का फुल फॉर्म जरूर लिख लेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम का लिख लेंगे रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, अब समझिए क्या। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो कि सिस्टम से अलग नहीं की जा सकती। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आपके पास कॉपी है, आप लिख लेते हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी है, लेकिन आप अपने दिमाग में जो रख रहे हैं वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी सिस्टम के साथ जाएगी जहाँ भी जाएगी, तो आप सिस्टम से अलग करके नहीं ले जाएंगे, और ले भी गए तो उसमें डेटा नहीं जाएगा, वो बेकार हो जाएगी। सेकेंडरी होती है जिस सिस्टम पे जाएगी उसी को डेटा देगी। आपने पेन ड्राइव में डेटा ले लिया, अब आप मेरे सिस्टम पे लगाएंगे तो वो डेटा मिलेगा, आपके सिस्टम पे ले जाएंगे तो आपका डेटा मिलेगा। लेकिन प्राइमरी के साथ ऐसा नहीं है, प्राइमरी जिस सिस्टम पे होगी केवल उसी सिस्टम के डेटा पे काम करेगी। अगर मैंने निकाल लिया रैम को और दूसरे सिस्टम पे ले गए तो उस सिस्टम का डेटा लेके नहीं जाएगी, उसका डेटा वहीं रह जाएगा और दूसरे का डेटा दिखाना शुरू करेगी। तो प्राइमरी मेमोरी का यूज होता है कैलकुलेशन के लिए, जब हम कोई एप्लीकेशन चला रहे होते हैं, जैसे हमने 2+2 किया, अब 2+2 किया तो कैलकुलेशन दिमाग में करेंगे ना अपन, उसका लिख कहीं भी दें, तो कैलकुलेशन हमेशा कहाँ होता है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में। लेकिन जब स्टोर करने की बात आती है, डेटा को परमानेंट सेव करना, कि आज मैंने कोई फाइल बनाई और कल मुझे मिल जाए, तब हम किस पे जाएंगे, सेकेंडरी पर। तो सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग होता है डेटा को परमानेंटली सेव करने के लिए, जबकि प्राइमरी का उपयोग होता है डेटा को एक्सेस करने के लिए। अगर कोई डेटा प्राइम सेकेंडरी में है, मेरा सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड है, किस पे डाला है, हार्ड डिस्क पे, लेकिन जब उस पर डबल क्लिक करके चालू करते हैं तो डेटा कहाँ पे आ जाएगा, प्राइमरी में। याद रखेंगे, तो कंप्यूटर तभी काम करेगा जिसमें प्राइमरी मेमोरी है, अदरवाइज काम नहीं करेगा। कितनी स्पीड होगी वो भी प्राइमरी पर डिपेंड करेगा, सेकेंडरी सिर्फ ये बताएगा संग्रहण क्षमता कितनी, बट कितना डेटा प्रोसेस कर सकता है एक बार में, ये किस पर डिपेंड करेगा, प्राइमरी मेमोरी पर। तो प्राइमरी मुख्य मेमोरी होती है जो कि कैलकुलेशन के लिए काम करेगी, और सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को केवल संग्रहित करके रखा जाता है। जब भी डेटा को एक्सेस करना होगा सेकेंडरी से कहाँ पर आएगा डेटा, प्राइमरी पर आएगा। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को हम कंप्यूटर से अलग नहीं कर सकते, यह डेफिनेशन आएगी तब जब मेमोरी वाली यूनिट आएगी। अभी केवल यहाँ पर क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर की थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक की, तो सिर्फ नाम लिख रहे हैं। तो दो टाइप की मेमोरी याद रहेगी आपको। अब प्राइमरी में भी दो मेमोरी, रैम एंड रोम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। दो तरह की मेमोरी होती है। देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसी आपकी प्राइमरी में भी कुछ ऐसी मेमोरी है जो आपको परमानेंट याद है, कुछ ऐसी मेमोरी होती है जो आप भूल जाते हैं। जब आप कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो दिन भर आप पढ़ते हैं तो उस टाइम पे मेमोरी पे कैलकुलेशन होता है, लेकिन आपको शाम को याद नहीं रह गया कि आपने कितने कैलकुलेशन दिन भर में किए, आया काम हुआ खत्म हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी यादें होती हैं जो परमानेंट रह जाती हैं, हमने कहीं लिखी नहीं है, कहाँ पर है, दिमाग में है। तो ऐसी मेमोरी जो सिर्फ उसी टाइम पे काम में आएगी जिस टाइम पर एक्सेस हो रहा है वो रैम कहलाते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप यहाँ से घर से निकले कि मुझे यार चाय पत्ती खत्म है लेने जाना है, तो दुकान तक ही याद रखेंगे आप उसे, उसके बाद आप भूल जाएंगे, इसको दिमाग में याद करके रखेंगे चाय पत्ती ली चाय पत्ती ली नहीं। तो प्राइमरी मेमोरी में भी दो चीज़ें होती हैं, एक जो रोज काम में आती है, हमारे दिमाग में उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। तीन पार्ट हमारे दिमाग में है, एक पीछे चलता है जो जो दिखता ही नहीं है, जो यादें होती हैं बचपन के, अचानक से याद आ जाएगी कभी कभी, वो होता है हमारा पीछे वाला दिमाग। सामने का जो दिमाग में कैलकुलेशन बहुत तेज होता है, तो वही चीज़ यहाँ भी होती है कि प्राइमरी मेमोरी बहुत तेज होती है। खासतौर पे रैम में जब भी डेटा प्रोसेस होगा रैम पे होगा, लेकिन रैम पे डेटा मिटता चला जाएगा, फिर आप नया कैलकुलेशन करेंगे फिर वो मिट जाएगा, थोड़ी देर के लिए रहता है। तो प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी मेमोरी को ही हम कहते हैं स्टोरेज, मेमोरी को ही हम क्या कहेंगे, स्टोरेज। तो कंप्यूटर की जो खास बात है इसकी मेमोरी की बनावट है, दो तरह की मेमोरी होती हैं, और कंप्यूटर में कोई भी मेमोरी का जो क्षमता है उसे घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो अगला क्या था भाई, स्पीड हुआ, एक्यूरेसी हुआ, डिलीजेंसी हुई, यूनिवर्सल हुआ, मेमोरी हुआ, देन ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कल मैं समझा चुका हूँ इसलिए अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ लिख देते हैं। अगला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब क्या समझाया था मैंने,
वंस वी स्टार्ट एनी एप्लीकेशन इट ऑटोमेटिकली कंप्लीट्स द टास्क। आपने शुरू कर दिया, अब वो आपका टास्क खुद ब खुद कंप्लीट करेगा। देन एक ऑप्शन और बचता है मल्टी प्रोग्रामिंग, ये भी कल समझा चुके हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग भी समझा चुके हैं, मल्टी प्रोसेसिंग भी समझा चुके हैं। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितना भी महान है लेकिन हर एक की अपनी कोई ना कोई लिमिटेशन है। ऐसा तो नहीं कंप्यूटर में सब कुछ हो सकता है, सिर्फ हम ये मान सकते हैं डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए बता सकते हैं कोई लिमिटेशन, क्या कमी आपको लगती है कंप्यूटर में कि जो नहीं होनी चाहिए? कोई कमी समझ में आती है? क्या कमी समझ में आती है बताइए। पहली कमी नो आईक्यू। कंप्यूटर में बुद्धिमत्ता नहीं होती है, बुद्धिमत्ता इंसानों की होती है। कंप्यूटर कितना बुद्धिमान है ये डिपेंड करता है उसे चलाने वाला कितना बुद्धिमान है। समझ रहे हैं? कंप्यूटर में आप जब टाइपिंग करते हैं तो कंप्यूटर 100 की स्पीड से भी टाइप कर सकता है, 50 की स्पीड से भी कर सकता है, 2-4 की स्पीड से भी कर सकता है। मतलब कर कौन रहा है हमारे ऊपर डिपेंड है। कंप्यूटर में कोई काम करना है नहीं करना, कंप्यूटर खुद से डिसीजन नहीं लेगा। आपकी फाइल पड़ी है, सेव नहीं है, लाइट चलेगी, जाने दो, चले चला गया डेटा, खुद से सेव नहीं करेगा। तो इसके पास खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, केवल इंस्ट्रक्शंस पर आधारित होता है। अब क्योंकि इंस्ट्रक्शन पर आधारित है इसलिए कंप्यूटर को चलाने वाला बुद्धिमान होना चाहिए, और चलाने वाला बुद्धिमान होगा इसके लिए उसे प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ भी है कि ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, कोई भी आके नहीं चला सकता। तो एक चीज़ और इसमें नो फीलिंग, फीलिंग भी नहीं है, एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। हम कह सकते हैं ट्रेंड यूजर रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड ट्रेंड, अब ट्रेनिंग में भी पैसे जाएंगे भाई। जब भी बात आएगी ट्रेनिंग की, मतलब कोई भी चीज़ चलानी है तो आप डायरेक्टली लैपटॉप से नहीं चला सकते। रेडियो होगा तो ठीक है, आपने जाए चालू कर, टीवी हम झल्लाए चालू कर लिया, ऑपरेट कर लिया, लेकिन कंप्यूटर पे ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में आपको ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड होगी, अपडेशन भी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि चीज़ें टेक्नोलॉजी बदलती चली जाती हैं। देन पावर रिक्वायर्ड, पावर या बैटरी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक में कोई डेटा काम कर रहा है तो बिना पावर का काम नहीं करेगा, ये भी इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, और अगर आपके पास डेटा मोबाइल में सेव है और मोबाइल बंद हो गया तो आप मोबाइल पे किसी को नंबर नहीं लगा सकते, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो डेटा पे डिपेंडेंसी किस पर पूरी तरह? पावर पर। तो नो आई क्यू, नो फीलिंग, रिक्वायर्ड ट्रेंड यूजर, देन पावर रिक्वायर्ड, देन अगला जो सबसे खतरनाक है इस समय, वायरस अटैक, रिस्क ऑफ वायरस। ठीक है, अगर आपका डेटा कंप्यूटर में है और नेटवर्क चल रहा है, इंटरनेट है, तो वायरस आने का खतरा रहता है, उससे आपके फाइलों को नुकसान होता है। तो वायरस अटैक का खतरा है। पायरेसी एंड साइबर का, ये देखो चला गया टीवी, तो यही हम कह रहे थे कंप्यूटर पे चल रहा था। चलिए लिख लीजिए एक टॉपिक और, पायरेसी एंड साइबर क्राइम। कंप्यूटर से ही पॉसिबल है ये। देखिए, कंप्यूटर क्राइम, साइबर क्राइम में क्या रहा भाई कि आपका अकाउंट से पैसे कोई जो हैक कर रहा है, कोई मेरी फर्जी आईडी बना रहा है, हमें हमने कहीं व्हाट्सअप चलाया नहीं, हमने कोई फेसबुक चलाया नहीं, पता चला मेरी प्रोफाइलें बन रही हैं, तो ये क्या है? साइबर क्राइम। ये चीज पायरेसी का मतलब होता है किसी की अनुमति के बिना डेटा को कॉपी कर लेना, ये कहलाता पायरेसी। आपने एक, किसी ने करोड़ों रुपए लगा के कोई मूवी बनाई, तान्हाजी, हमने नहीं कि भाई हमें नहीं था 200 रुपये खर्च करने को, हम नहीं गए, उन्होंने कहा कि हम अमेजन पे लॉन्च करें, हमें वो भी नहीं खरीदना था, लेकिन हमने क्या करा, भैया पेन ड्राइव ले ली, भाई हमें दे देना। ठीक है, एक पेन ड्राइव में कॉपी आई, उसके बाद हमने 100 कॉपियां कर बांट दी। तो इससे हो क्या रहा है कि एक्चुअली जो कमाई होनी चाहिए इंडस्ट्री को, वो घाटे में गई। वो घाटे में गई तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला। तो जब गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला तो जो चीजें होनी चाहिए देश का विकास वो नहीं हुआ। तो पायरेसी हर चीज की हो रही है। सॉफ्टवेयर की पायरेसी हो रही है। अगर एक सॉफ्टवेयर हम लोग फ्री में यूज कर रहे हैं, लेकिन कंपनी फ्री में नहीं बनाई हुई, कुछ कंपनी है जो फ्री में बनाती है, लेकिन जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अब विंडोज लेने जाएंगे तो कम से कम 6,000 से 16,000 के उसके आते हैं।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं भाई, जहाँ से कंप्यूटर लेते हैं वहाँ से उसका एक पायरेटेड वर्जन वो डाल देते हैं। तो पायरेसी, अब कहीं कहीं पायरेसी नुकसान तक दे देती है, क्योंकि पायरेटेड में वायरस आने के खतरे रहते हैं। अगर आप नेट से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं बार बार, और तो आप अगर पैसे नहीं दे रहे हैं तो सर्टिफाइड नहीं है, उसके साथ वायरस आने के बराबर चांस है, और वहीं से वायरस का खेल शुरू होता है। तो पायरेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं मैक्सिमम उनमें से आधे तो इसीलिए बनाए गए होते हैं कि यूज़र के सिस्टम में किसी तरह से पहुंच जाए, और जब ये पहुंचेगा तो ये परेशान होगा तो एंटीवायरस ढूंढेगा, एंटीवायरस का पैसा लेंगे। तो पायरेसी भी क्या है, नुकसान है, और ये किसके थ्रू हो रही है, कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। तो नो आई क्यू, नो फीलिंग। एक चीज और है भाई, कंप्यूटर आपके डेटा की सुरक्षा कर सकता है लेकिन नो सेल्फ डिफेंस, कंप्यूटर खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, कंप्यूटर कोई भी तोड़ फोड़ सकता है, कोई भी चुरा सकता है, उसकी सुरक्षा हमें करनी पड़ेगी। तो लिमिटेशंस हैं, लेकिन ये खास लिमिटेशन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखा दिया। आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंस क्वेरी, मतलब बुद्धिमत्ता की कमी। कंप्यूटर सिर्फ वही काम करेगा, इंस्ट्रक्शंस का गुलाम है। ठीक है, जितने इंस्ट्रक्शन आप देंगे उतने ही काम कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, उससे कम नहीं करेगा। अब एक चीज़ और एग्जाम में आ जाती है डी से पीजीडीसी वालों को, कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाकर उसके कंपोनेंट को समझाइए। ठीक है, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम बनाना है और कंपोनेंट समझाना है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंप्यूटर, या इसी को हम कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, अब यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड आए तो अलग मतलब है, पीसी वर्ड आए तो अलग मतलब है, क्योंकि पीसी पर्सनल कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। आगे हम टाइप की चर्चा करेंगे। अगर कोई पूछे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बताइए, तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में ये नहीं बताना कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, डेस्कटॉप है, ये सब नहीं। ये किसके कंपोनेंट है, पर्सनल कंप्यूटर के कंपोनेंट। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर वो भी है जो कि सुपर कंप्यूटर है, जो जिसमें से सपोज करिए कि लॉन्चिंग हो रही, रॉकेट को कंट्रोल कर रहा है, सैटेलाइट कर रहा है, उसमें तो ये नहीं लगा हुआ है म्यूजिक प्लेयर, उसमें म्यूजिक प्लेयर लगा हुआ है नहीं लगा। ऐसे भी सिस्टम है जो कि आप देखिए आईसीयू में देखिए, कभी हॉस्पिटल में वहाँ भी मशीनें लगी होती हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। वहाँ का जो कंपोनेंट है हमारे कंपोनेंट से बिल्कुल अलग होगा होगा। वहाँ तो ऐसे ऐसे वायर होंगे कि यहाँ पे लगा देते हैं, हम तो नहीं लगा देते हैं कि भाई हम आगे लगा दो, फिट कर दो, फिर हम शुरू करेंगे। तो वहाँ पे कंपोनेंट अलग है। हम जिस अगर पूछे पर्सनल कंप्यूटर कंपोनेंट क्या है, तो हम बताएंगे भाई कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सब। लेकिन अगर सिर्फ कंप्यूटर लिखा है तो बात हो रही है यूनिवर्सल की। तो ऐसी चीजें जो सभी कंप्यूटर में होती हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूनिट वाइज कैटेगरी की। 5 कंपोनेंट है जो सभी कंप्यूटर में होते हैं। एक तो इनपुट डिवाइस, अगर मैं इनपुट डिवाइस कह रहा हूँ लेकिन ये नाम नहीं लिख रहा हूँ कीबोर्ड, तो इनपुट डिवाइसेस में सब चीजें आ गई। अगर आप पर्सनल कंप्यूटर में तो कीबोर्ड का काम करेंगे, अगर आईटीएम में तो टच मशीन का काम करेंगे, अगर आप एलेक्सा पे काम करें तो बोल के काम करेंगे, तो माइक भी काम करेगा इनपुट का। तो अगर आप कहीं एआई पे काम कर रहे हैं या कोई फेस रीडिंग वाला है, तो कई बार आजकल सिक्योरिटी सिस्टम आते हैं घर के सामने खड़े हो जाए तो दरवाजा खोलेगा, नहीं तो नहीं खोलेगा। फेस लॉक वाले आते हैं मोबाइल, कि आपका फेस देख के खुलते हैं, तो ये सब इनपुट है, कहीं ना कहीं कैमरे से इनपुट ले रहे हैं हम। तो एक चीज तो कंफर्म है कि जब भी कोई मशीन होगी कोई ना कोई इसमें इनपुट होगा। तो हम कंपोनेंट ऑफ सिस्टम में किसकी चर्चा करेंगे, एक कंपोनेंट होता है इनपुट यूनिट। ठीक है, किसका कंपोनेंट, कंप्यूटर का। अब अगर पीसी पे बात करें तो इनपुट यूनिट बदल जाएगी, कीबोर्ड में, माउस में, टच स्क्रीन पे, ये पीसी का काम हो गया। देन आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं, तो हम कैटेगरी की बात करेंगे तो 5 कंपोनेंट है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, कंट्रोल, एंड एक होता है हमारा स्टोरेज। ठीक है, तो देखते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम, एक चीज और है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या है। अब ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पूछा है तो भी पीसी वाला नहीं बना देना है कि कंप्यूटर बना दिया। ब्लॉक डायग्राम का मतलब है केवल हमें फ्लो दिखाना है। तो देखिए ब्लॉक डायग्राम से हम इस तरह समझते हैं, कंप्यूटर में सबसे अहम चीज जो होती है, सबसे बाहर जो होती है, वो कहलाता है इनपुट डिवाइसेस, या इसे हम कहेंगे इनपुट यूनिट। ना तो कीबोर्ड बनाना ना माउस बनाना, इस तरह से इनपुट यूनिट लिखना है। इनपुट यूनिट से अटैच होगा आपका प्रोसेसिंग। ठीक है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, 3 ही स्टेप बताई मैंने, कोई चौथी स्टेप नहीं। तो समझिएगा, एक इनपुट हुआ, देन प्रोसेस हुआ, देन आपका क्या मिलेगा,
यहाँ पर क्या मिलेगा, आउटपुट देखने के लिए जो डिवाइसेस यूज होंगी उन डिवाइसेस का जो कलेक्शन है उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट यूनिट। ये जो बीच में आया ये कहलाया कौन सी यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, या इसी को हम कह सकते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इनपुट यूनिट हुआ, आउटपुट यूनिट हुआ, और कौन सी यूनिट हुई, प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को हम कह सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को हम सीपीयू कह सकते हैं, इसी को हम प्रोसेसर कह सकते हैं। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है मेमोरी, मेमोरी के दो पार्ट हमने बताए, कौन कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अब यहाँ पर देखिएगा, नीचे वाले को मैं ऊपर लिख देता हूँ, नीचे प्रोसेसिंग यूनिट जो लिखा है इसको मैं ऊपर लिख देंगे। तो ये हो गया आपका सीपीयू। सीपीयू मतलब क्या बताया हमने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। मेमोरी, ये कौन सी मेमोरी, इसको हम मान लेते हैं, देखिए जो कंप्यूटर के अंदर है जिसे आप बाहर निकाल ही नहीं सकते, कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी। और कुछ मेमोरी ऐसी होती है जैसे पेन ड्राइव आप बाहर से लगाते हैं, सीडी आप बाहर से लगाते हैं, तो उससे कौन सी मेमोरी हम कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी, ये दोनों आपस में अटैच होते हैं, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में अगर डेटा है तो पहले कहाँ जाएगा, वो प्राइमरी में जाएगा। और प्राइमरी में अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, आपने एमएस ऑफिस बनाया या कोई नोटपैड की फाइल बनाई या आपने वर्ड ओपन किया, लेकिन ओपन करने के बाद अगर आपने कंट्रोल एस कर दिया या सेव कर दिया तो चीज़ें कहाँ चली गई, सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में अटैच हैं। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी पे को प्रॉपरली काम में लाने के लिए यहाँ पर एक आता है कंट्रोल यूनिट, सीयू। कौन सा यूनिट, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, तो इनपुट यूनिट। अब ये कंट्रोल यूनिट किसको कंट्रोल करता है भाई, यहाँ से भी कम्युनिकेशन करेगा। और कंट्रोल यूनिट कनेक्ट होता है, एक और यूनिट है यहाँ पर, ए एल यू। कौन सा यूनिट, ए एल यू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अभी सब लिख देंगे, अर्थमेटिकल या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मतलब कोई एक ऐसा है जो कंट्रोल करता है, जो कैलकुलेशन करता है। हमने कंप्यूटर पे डेटा दे दिया, भाई 2+2 करना है, तो 2+2 तो मैंने मेमोरी पे लिखा। अब 2+2 लिखा है, उसे एक बार चलाना है, दो बार चलाना है, ये सब काम कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। लेकिन उसे कैलकुलेशन को सही रूप देने का, प्रोसेस करने का काम कौन करता है एक्चुअली में, एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। मतलब गणितीय क्रियाएं प्लस लॉजिकल, दोनों तरह का काम कौन करेगा, एएलयू करेगा। तो ये कहलाता है ब्लॉक डायग्राम। पहले क्या आएगा, इनपुट यूनिट, देन बीच में क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। कंट्रोल यूनिट किससे कनेक्ट है हमारे पास भाई, मेमोरी से। मेमोरी भी कितनी है, दो, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी को आपको सीपीयू से बाहर दिखाना है, प्राइमरी को सीपीयू के अंदर दिखाना है। सभी मशीनों में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। देन आपका जो सीपीयू कनेक्ट रहेगा किससे, आउटपुट यूनिट से। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए। तो आपका जो बेसिक कंपोनेंट हुए, पांच कंपोनेंट है भाई, पांच कंपोनेंट। पहला कौन सा कंपोनेंट बताया, इनपुट यूनिट। दूसरा क्या बताया हमने, आउटपुट यूनिट। देन हमने बताया आपको कंट्रोल यूनिट या मेमोरी यूनिट। देन कंट्रोल यूनिट, देन प्रोसेसिंग यूनिट, ए एल यू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट।
मैथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। Input unit, output unit, memory unit, control unit, and processing unit. This is the block diagram of computer. ये लिखा कंट्रोल यूनिट, ये लिखा एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यहाँ पे लिखा आउटपुट यूनिट, यहाँ पे लिखा प्राइमरी मेमोरी, यहाँ पे लिखा सेकेंडरी मेमोरी। दोनों को कंबाइनली क्या कहेंगे हम? मेमोरी यूनिट कहेंगे। डायग्राम बना लीजिए आप लोग, सभी लोग। ओके, सो 5 यूनिट दिमाग में याद कर लेंगे आप लोग। कौन कौन सा? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग को हम क्या कहें? एएलयू। और ये तीनों मिलकर कंट्रोल, एएलयू और एमयू, मेमोरी यूनिट, मिलकर क्या बनती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट यूनिट, group of the devices used for giving input or data to system। सिस्टम में डेटा देने के लिए जो डिवाइसेस उपयोग होती हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है? इनपुट यूनिट। तो ग्रुप ऑफ द डिवाइसेस यूज्ड फॉर गिविंग इनपुट, डिवाइसेस या उपकरणों का समूह जिनका उपयोग डेटा इनपुट के लिए किया जाता है। डिवाइसेस या इनपुट का समूह जिनका उपयोग, डिवाइसेस का समूह जिनका उपयोग डेटा इनपुट के लिए किया जाता है। देखिए, डिवाइसेस या उपकरणों का समूह जिनका उपयोग डेटा इनपुट के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग डेटा इनपुट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम? इनपुट यूनिट। अब फॉर एग्जांपल इन अ पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, क्या क्या हो सकते हैं भाई? आपका कीबोर्ड हो सकता है, क्योंकि आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं। माउस हो सकता है कि माउस से आप इंस्ट्रक्शन देते बताते ये वाला ऑप्शन चालू करना है, यहाँ जाके कट करना है, इसको कॉपी करना है, इसे पेस्ट करना है। तो माउस भी इनपुट डिवाइसेस का पार्ट है। उसी तरह से टच स्क्रीन, टच स्क्रीन से भी आप जाके टच करके इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, तो ये भी इनपुट का ही पार्ट है। एंड एनी मोर आगे बताएंगे। जैसे ये डिवाइसेस आप देख रहे हैं, ये कहलाता है डिजिटाइजर टैबलेट, और ये लाइट पेन, तो ये भी क्या है? इनपुट है। इससे भी हम लिख रहे हैं, हम बोल की कोई चीज़ बता पा रहे हैं, माइक वो भी इनपुट है। लेकिन स्पीकर आउटपुट है, स्पीकर से हमें आउटपुट मिलता है, तो इनपुट यूनिट। देन आ गया एग्जाम्पल, ऐसे ही लिख लेना जैसे मैंने लिखाया हुआ। आउटपुट यूनिट, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस
that provide the result और इंफॉर्मेशन। उपकरणों का समूह, उपकरणों का ऐसा समूह या उपकरणों का समूह जिनसे, उपकरणों का समूह जिनसे रिजल्ट अथवा इंफॉर्मेशन, रिजल्ट अथवा इंफॉर्मेशन, रिजल्ट अथवा इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराया जाता है। उपकरणों का समूह जिनसे रिजल्ट अथवा इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराया जाता है उन्हें आउटपुट यूनिट कहते हैं। आउटपुट जैसे हमें कहाँ से मिलता है? मॉनिटर से। यहाँ टाइप कर रहे हैं बट अगर ये टीवी बंद हो जाए तो आपको नहीं दिखेगा मैं क्या लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? आउटपुट। उसी तरह से प्रिंटर से, प्रिंटर से आपने जो लिखा उसका प्रिंट आउट मिल गया, ये भी आउटपुट। स्पीकर से आपने जो भी गाना प्ले किया, चलाया, उसका जो वॉइस है वो तो स्पीकर से आया, तो ये क्या कहलाया? आउटपुट डिवाइस कहलाया, या आउटपुट यूनिट का पार्ट कहलाया। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और भी होते हैं, तो कुछ एग्जांपल तो आप लिख के चलें। अच्छा, अब मुझे कोई बताए स्कैनर क्या है? इनपुट है कि आउटपुट है? स्कैनर सोच के बताना एक बार, सोच लो। हाँ, स्कैनर, स्कैनर क्या काम करता है? तो इंफॉर्मेशन तो मॉनिटर दे रहा है ना, स्कैनर क्या कर रहा है? एक्चुअली स्कैन कर रहा है, हमारे डेटा को कंप्यूटर में ले जा रहा है, और जब कोई डेटा कंप्यूटर में ले जाएगा वो इनपुट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फोटो है, फोटो मुझे मशीन के अंदर चाहिए, तो मशीन के अंदर लिया ना उसने फोटो करके, तो जो मशीन के अंदर जा रहा है जिससे चीज, वो क्या है? इनपुट है। हमें दिख नहीं रहा स्कैनर पे, दिख तो मॉनिटर पे रहा, तो मॉनिटर तो आउटपुट है नो डाउट, लेकिन स्कैनर से लिया उसने और स्कैनर लेने का काम कर रहा है, तो ये क्या कहलाया? इनपुट। प्रिंटर से हम दे नहीं सकते, प्रिंटर से हम सिर्फ ले सकते हैं, तो ये कहलाया आउटपुट। अब यहाँ पर एक चीज और समझा देते हैं कंप्यूटर में हम जैसा इनपुट देते हैं एक्चुअली वैसा ही नहीं जाता है। कंप्यूटर में एक्चुअली, कंप्यूटर की याद रखो मशीन है। अब कंप्यूटर क्योंकि मशीन है तो मेरी भाषा, मेरा डेटा नहीं समझता वो, तो कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है, कंप्यूटर के अंदर जितना भी डेटा है, कंप्यूटर का जो डेटा है इनसाइड द कंप्यूटर, डेटा इनसाइड कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के अंदर डेटा मशीन कोड में होता है। ठीक है, मशीन कोड, या हम कह सकते हैं बाइनरी कोड में होता है। बाइनरी कोड मतलब 0 एंड 1 के कलेक्शन के फॉर्मेट में होता है। हम कुछ भी डेटा दें, लेकिन मशीन दो ही अंक समझती है, कौन कौन से? 0 एंड 1। तो कोई भी डेटा होगा तो 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0, इस तरह से डेटा को सेव करके रखता है कंप्यूटर। हम यहाँ से कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे ऑडियो दे सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया, मैंने यहाँ से नंबर दिया, यहाँ से मैंने ऑडियो दिया, बहुत सारा। लेकिन कंप्यूटर के अंदर इस तरह से स्टोर नहीं होगा जिस तरह से हम देंगे। मशीन उसे क्या करके रखेगी? इसे हम बोलते हैं इनकोड कर लेगी। मशीन क्या कर लेगी? इनकोड कर लेगी अपनी भाषा में। और जब हम यहाँ से आउटपुट लेंगे तो ये उसे क्या कर देगा? डिकोड कर देगा वापस उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हमारे पास हमें लेना है। तो डिकोड करके किसको देगा? आउटपुट डिवाइसेस को। भाई हमने गाना स्टोर किया तो क्या गाना स्टोर नहीं है, वो तो फाइल के फॉर्मेट में स्टोर, जब प्ले होता है तो गाने में बदल जाता है वो। अब अगर स्टोर है कोई चीज पेन ड्राइव में, तो पेन ड्राइव में पिक्चर नहीं चल रही है, जब एप्लीकेशन में चलाएंगे तो चलनी शुरू हो जाएगी, वो एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में या उसे हम कहते हैं मशीन कोड के फॉर्मेट में सेव हो जाती है। तो डेटा इनसाइड द कंप्यूटर किस फॉर्मेट में रहता है? मशीन कोड या बाइनरी कोड में रहता है। बाइनरी कोड का मतलब यहाँ पर 0 एंड 1 से, इस तरह का 0 0 1 1 के फॉर्मेट में सब कुछ कर लेता है। तो डेटा जब जाएगा तो क्या होगा? इनकोड। डेटा जब आएगा वापस कंप्यूटर से तो क्या हो जाएगा? डिकोड। अब यहाँ पे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए हमने आपको कॉल लगाया। अब कॉल लगाया मैंने, हमने यहाँ से, फोन है मेरे पास, मोबाइल फोन है ये, दिस इज द फोन, ये मोबाइल फोन हो गया। हमने यहाँ पर कॉल किया और कॉल करके हमने यहाँ से बोला हेलो। ठीक है,
अब ये हेलो, ये इंटरनेट है, ये मोबाइल नेटवर्क है, ये हो गया हमारा नेटवर्क जिससे हमारा मोबाइल कनेक्ट है। आइडिया, वोडाफोन, जीएसएम, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा नेटवर्क हो गया जो डेटा को कैरी करेगा। अब ये नेटवर्क भी कैसा, एयर बेस्ड है, किसी केबल के अंदर नहीं। इस समय नेटवर्क सारे वायरलेस चल रहे हैं, एयर पे बेस्ड है। तो अगर मैंने हेलो कहा तो यहाँ से हेलो उड़ता हुआ जा रहा है? नहीं। अगर हेलो उड़ता हुआ जाएगा तो यहाँ हम बैठ नहीं पाएंगे, इतना भयंकर यहाँ पे ट्रैफिक चल रहा है। लेकिन एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं जाएगा, ये हेलो बदल जाएगा यहाँ पर किस में, सिग्नल में। किस में बदल जाएगा? सिग्नल में बदल जाएगा। अब एयर में जो सिग्नल होते हैं उनको बाइनरी नहीं कहते, उन्हें हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल। कौन सा सिग्नल? एनालॉग सिग्नल। जो मशीन के अंदर सिग्नल होते हैं, ये बस समझ लीजिएगा दिमाग में, मशीन के अंदर जो सिग्नल होते हैं उन्हें डिजिटल सिग्नल या बाइनरी सिग्नल कहते हैं। डिजिट है क्योंकि 0 1। लेकिन मशीन के बाहर जो सिग्नल हैं जो एयर में जाते हैं वो कौन से सिग्नल होते हैं? एनालॉग सिग्नल होते हैं। एनालॉग सिग्नल ऐसे 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 जाते हैं उड़ते हुए। लेकिन अब ये दूसरा बंदा है जिसके पास मोबाइल है, जिसने रिसीव किया, और इस बंदे ने अपने कान में मोबाइल लगा के रखा है। बहुत खुश है ये बंदा, ठीक है। अब कान पे मोबाइल लगा के रखा तो ये सिग्नल अगर इसके कान में जाएगा थोड़ी ना समझ में आएगा क्या आ गया। उसे वापस से हेलो में बदलना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ पर जब ये मोबाइल पे आया तो यहाँ पर डेटा क्या हो जाएगा, डिकोड, सिग्नल टू वापस वॉइस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर वॉइस टू सिग्नल बदला तो इनकोड हो गया, और यहाँ पे सिग्नल टू वॉइस बदल गया तो क्या बन गया, डिकोड हो गया। इसीलिए आजकल व्हाट्सएप में एक बहुत ऐड आता है, इनक्रिप्शन, एंड टू एंड इनक्रिप्शन। एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब है कि सिग्नल में डेटा जाएगा और वो सिग्नल का डेटा केवल आपके मोबाइल पे ही जाके डिकोड होगा। बीच में अगर कोई से चुरा भी लेता है तो डिकोड नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी चीज को लेकर गवर्नमेंट ने भी उस पर एक्शन भी लिया, लेकिन उसने मना कर दिया प्राइवेसी को लेकर। गवर्नमेंट ने कहा भाई आपके बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो कि हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई भड़काऊ मैसेज है, कोई इलीगल मैसेज, तो आप उसको बताइए। तो व्हाट्सएप ने कहा वो हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमने इंक्रिप्शन मेथड लगाया है, जो बंदा जिसको भेजेगा उसी को पता चलेगा, लीक नहीं होगा। अब हो सकता है यूजर को बताने के लिए कर रहा है या फिर सही में लीक नहीं होता, ही नहीं पता, लेकिन इंक्रिप्शन कर रहा है वो। तो इंक्रिप्शन का मतलब एक जगह से इंक्रिप्ट हुआ, दूसरे जगह जाके सीधे वहीं जाके क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सिक्योरिटी बढ़ती है, सिक्योरिटी बढ़ना जरूरी है। और अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो फिर इतना बड़ा इंटरनेट काम में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा पूरा डेटा, आपको मोबाइल पे जो डेटा है वो आज गूगल के पास है। आप अगर मोबाइल पे फोटो, आप जाके गूगल फोटो पे जाके देखेंगे सारी फोटो आपको मिल जाएंगी। मोबाइल घूमता दूसरे मोबाइल पे, जैसे मेल आईडी डालते सारा मुझे मिल जाता, मतलब डेटा कहीं ना कहीं तो है। तो ये डेटा किस फॉर्मेट में है, सिग्नल के फॉर्मेट में, और वापस से डिकोड हो जाएगा। अब सिग्नल जब बनता है तो डेटा कंप्रेस्ड होता है। अगर मेरे पास 1 GB का डेटा है तो 1 GB नहीं जाता, उसको कुछ MB में बदल दिया जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है, और उसको वापस फिर करते हैं। जैसे स्टेनो सीख रहे हो तुम लोग, है ना? तो स्टेनो भी एक तरह क्या है, इनकोडिंग है कि हम इतना बड़ा कागज में इतना डाटा रख लेंगे, बड़ा सा डेटा छोटे में रख लेंगे, लेकिन जब लिखेंगे तो वापस से क्या हो जाएगा, डिकोड होकर फिर बड़ा हो जाएगा। तो ये सब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन या इनकोड या डिकोड कब जरूरत पड़ती है, जब डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो जब डेटा मशीन के अंदर जाएगा, बाहर से अंदर तो इनक्रिप्ट होगा, लेकिन जब अंदर से बाहर आएगा तो वापस क्या हो जाएगा, डिक्रिप्ट हो जाएगा, क्योंकि मशीन के अंदर केवल सिग्नल पे काम होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब इसमें से देखिए मेमोरी यूनिट वही रहेगी, 2 तरह की मेमोरी होगी यहाँ पर, कंट्रोल और प्रोसेसिंग यूनिट पे कल चर्चा करेंगे हम, कल की क्लास में। आज की क्लास में यहीं तक, जितना भी पढ़ा है उसको याद